हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना ऋषि पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपने जो एग्ज़ाम हैं सीपीसीटी के वो जुलाई के ख़त्म हो चुके हैं। 13 जुलाई 14 जुलाई के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो पेपर्स हैं उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले यूट्यूब पर अपने चैनल पर ही ये पेपर सॉल्व होते हैं और होते रहेंगे। और पेड बैच जो होता है हमारा, जैसे कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, पूरा कंटेंट फ्री में मैं यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूँ आप सभी को। आप उसका फ़ायदा उठाइए। यूट्यूब पर फ्री में सारी अवेलेबल होंगी वीडियो। अब जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं लगातार बैक टू बैक वीडियो बनाकर आपके सामने अपलोड करूँगा और आप इन वीडियो को देखेंगे और सीबीसीटी जैसे कई लोग पास हुए हैं तो आपका भी पास होगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, आप तो बस देखते जाएं। जैसे कि अभी ये जो अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो कब का है, 13 जुलाई 2024 अभी जो हुआ है अपना 13 जुलाई 2024 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पेपर बन ही हैं। ठीक है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल जो कंटेंट एकदम नया है बिल्कुल उस पर मैं ध्यान देता हूँ हर बार। आज भी मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता हूँ और आपके सामने ले आता हूँ, तभी इतने जल्दी समय में इतनी जल्दी सब्सक्राइबर अपने बढ़े हैं। आपको बस इतना ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चीज़ों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, देखते हैं। अभी ये आपके सामने मैंने दिखाई दिया 13 तारीख का ये पहला पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने आ रहा है अपन उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट स्टार्ट मेन्यू को खोलता है। तो देखो भैया, एस्केप की से तो भैया क्या होता है, जो अपना डायलॉग बॉक्स होता है या कोई ऑपरेशन है अपन उसको हटाना चाहते हैं तो एस्केप की का ESC मतलब होता है एस्केप की, अपन उसके द्वारा हटा सकते हैं। शिफ्ट और जो कंट्रोल है ये मॉडिफायर की होती है। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा ऑप्शन था जिसमें कि अपन एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते थे। अगर थोड़ी सी बुद्धि विवेक का अपन यूज करते तो हमारा काम हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। अब बताइए, इतना सरल क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाएँ तो क्या होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, नॉर्मल सी बात है भैया, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। पूरी मेमोरी यूनिट मैंने आपको फ्री में बताई थी। अगर आप उसको पढ़ लेते तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और मैंने अपने यूट्यूब पर जो वीडियो दी हैं, अपलोड करी हैं, उनसे कई लोगों का भला हुआ है। आपका ही भला हो जाता अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि नोटबुक कंप्यूटर जो है, नोटबुक कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो नोटबुक कंप्यूटर सीधी सी बात भैया 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। पूरे जो पीढ़ी का जनरेशन का जो चार्ट है मैंने अपने वीडियो में करवाया हुआ है। आप देखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे कि अब जो CPCT का एग्ज़ाम होना है उसकी वीडियो में बैक टू बैक अपलोड करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। जो भी जिस भी मंथ की आप तैयारी कर रहे हो बस मेरी वीडियो को आप देख लें, फ्री में पेड कंटेंट उपलब्ध है, अच्छे से देखिए। उनकी PDF भी उपलब्ध है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। CES विद ऋषि पाठक आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। वीडियो की पहले लिंक मैं वहीं भेजता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो हम आंसर ढूंढ कर निकाल सकते थे। उसने हमसे ये पूछा था कि CAE का फुल फॉर्म क्या है। उसने इतनी बड़ी लाइन लिख दी जिससे अपन देख के घबरा गए, पर मात्र इसका हमें फुल फॉर्म देखना था। जैसे कि लास्ट में लिखा भी हुआ है कि CAE का पूर्ण रूप क्या है, तो लिखना था हमें कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAA का फुल फॉर्म है, ये इसका सही एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म की वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप याद कर लेते तो आपका भला हो जाता। आगे देखें, लिखा हुआ है कि 5th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ओपन ऑफिस राइटर के बारे में पूछ रहा है हमसे और लिखा हुआ है कि OpenOffice.org राइटर में डॉक्यूमेंट की शुरुआत में टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज हम करते हैं। हमें अगर ओपन ऑफिस राइटर चलाना है तो Ctrl+Shift+Home का यूज करके हम इस की का यूज कर सकते हैं। हम इस की से हम ओपन ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमसे वह उसने पूछा था। अब ये हमारे सामने लिखा है एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल के क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। सॉरी भाई लोग, मैंने वीडियो चालू कर दी थी और वीडियो चालू नहीं की थी और बताने लगा था, निकल गया वो थोड़ा सा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा।
NPER एक फंक्शन जो है अपना, जो NPER फंक्शन इसका उत्तर है। तो NPER एक जो फंक्शन है ये अपना फाइनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? वित्तीय फंक्शन है। और ये क्या करता है कि NPER फंक्शन हमें यह जानने में मदद करेगा कि हमारी जो लक्ष्य राशि है उस तक पहुंचने में कितने समय की आवश्यकता है। हम जो भी मान लीजिए कोई राशि है उसे हमने दी 5% पर, उसे मतलब हमें किस महीने में ब्याज जो मिलेगा उसको हम काउंट करने के लिए अपने NPER फंक्शन का यूज कर लेंगे। ये एक वित्तीय फंक्शन होता है। इसका उपयोग हम ऋण के लिए भुगतान की अवधि की संख्या जानने के लिए भी कर सकते हैं, जिसे हमें मान लेना होता है तो अपन उसको कर लेंगे। ठीक है, तो NPER फंक्शन एक वित्तीय फंक्शन है, इतना याद रखें, इससे हमारा काम हो जाएगा। और भी मैंने बता दिया था पर वो मैंने चालू ही नहीं कर पाया, वीडियो निकल गई। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जब एक्सेल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। लिखा हुआ है कि MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट, चित्र और चार्ट को रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो भैया जहाँ हम ये इन्हें रखते हैं वो प्लेस होल्डर होता है। स्क्रॉल बार पर तो रखेंगे नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार पर हम रखते नहीं हैं। क्विक एक्सेस टूल बार पर तो टैब वाले फंक्शन रखते हैं, और टाइटल बार पर तो रख ही नहीं सकते, उस पर तो नाम होता है। प्लेस होल्डर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर स्क्रीन इमेज की स्पष्टता और निखार का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी जितनी अच्छी पिक्चर होगी, जितना अच्छा उसका रिजोल्यूशन होगा, उतनी अच्छी उसकी पिक्चर होगी, उतनी अच्छी पिक्चर वो निखरेगी। बात वही कर रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन इमेज की स्पष्टता और निखार के लिए हमें क्या अच्छा होना चाहिए? रिजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, तो वो फ़ोटो भी अच्छी होगी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। चुंबकीय टैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध नहीं है, यानी वह गलत है? सही कौन सा है? देखो, यह एक प्लास्टिक रिबन होता है, इसके दोनों तरफ आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। इसे मिटाया और पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग भंडारण माध्यम के रूप में नहीं किया था। भैया ये तो गलत है, भंडारण के माध्यम के रूप में तो किया ही जाता है। हार्ड डिस्क जो चुंबकीय टैप होती हैं वो एक तो हार्ड डिस्क हैं या तो फ्लॉपी डिस्क हैं। ये दोनों चुंबकीय डिस्क हैं और दोनों में हम डाटा को स्टोर करके तो रखते ही हैं, तो ये कहीं ना कहीं भंडारण इकाई भी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ये लिखा है कि फ्लैट फाइल डेटाबेस में प्लेन टेक्स्ट फाइल की प्रत्येक पंक्ति में केवल एक रिकॉर्ड होता है। इन रिकॉर्ड्स को नामक परिसीमकों का उपयोग करके अलग किया था। टैब का उपयोग करके हम अलग इनको कर सकते हैं। पैराग्राफ मार्क्स ये कुछ नहीं होता, बैक स्लैश ये कुछ नहीं होता, तारांकित ये कुछ नहीं होता है। टैब ही होता है एक, जो कि डायरेक्ट छलांग लगा देता है, 1.5 लाइन स्पेस आगे भी ये पहुंच जाता है। और एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे हमें जाना है डायरेक्टली, तो भी हम टैब की का यूज करके जा सकते हैं। लिखा हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को इसका एक्सटेंशन हमने कितने बढ़िया बताया था आपको, .pptx। एक PPTX लग गया तो 2007 के बाद का एक्सटेंशन नेम हो गया। अगर इसमें एक्स नहीं लिखा होता तो वो 2003 तक का होता। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड ड्राइव के समान मूल कार्य करता है? मतलब जो हार्ड डिस्क जैसे काम करती थी वैसे ही वह अभी काम कर रहा है, लेकिन डेटा को इंटरकनेक्ट फ्लैश मेमोरी चिप्स पर संग्रहित किया जाता है, जो डेटा को तब भी बनाए रखता है तब उनके माध्यम से कोई बिजली प्रभावित नहीं होती। ज़बरदस्ती का क्वेश्चन खींच दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। पहली ही लाइन में उत्तर हमें मिल चुका था कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव जैसी काम करती है वह निम्न में से कौन सी एक ड्राइव है? मात्र सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो हार्ड डिस्क की तरह काम करती है। आजकल कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क आना बंद हो गई है, SSD का उपयोग ही हमने चालू कर दिया है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, डाटा को जल्दी एक्सेस कर लेती है, इसका एक्सेस समय कम होता है, इसलिए वह मेमोरी फास्ट होती है। ठीक है, तो SSD का यूज हम आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि जटिल डिजाइन का का उपयोग जटिल डिजाइन और ग्राफ चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। हमें जो मतलब बढ़िया तरीके के चार्ट वगैरह बनाने हैं तो फ्लैट बेड प्लॉटर का ही हम यूज करते हैं। मान लो कोई 3D प्रिंट बनाना है हमें, कोई होर्डिंग वगैरह जो छपती हैं बड़ी बड़ी, जो HD प्रिंट्स होते हैं हम प्लॉटर के द्वारा ही उनको बनाते हैं। ठीक है, उनमें हम स्कैनर का यूज नहीं करेंगे, डम प्लॉटर का नहीं करेंगे, इंकजेट प्रिंटर का नहीं करेंगे,
हम करेंगे फ्लैट बेड प्लॉटर का। लिखा हुआ है प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम आपको बताए थे। ये सारे ही क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं। मैं पढ़ाता ही वही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हूँ, जो आएगा वही मैं बताऊँगा। यहाँ वहाँ की मैं बात करता ही नहीं हूँ। पॉइंट जो मेन है उसकी बात करता हूँ, टू द पॉइंट, जो जैसे रखे मिलेंगे। प्लॉटर 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ही था, तीनों आ गए देख लो। प्रोजेक्टर के नहीं पूछे इसने, प्रोजेक्टर के ही बताए थे मैंने तो आपको। अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये लिखा है कि कैथोड रे ट्यूब, जो CRT मॉनिटर होते हैं, कैथोड रे ट्यूब जो है डिस्प्ले में छोटे चित्र तत्व होते हैं, जिन्हें के रूप में जाना जाता है। क्या होता है, कंप्यूटर। CRT मतलब क्या होता है, मॉनिटर की बात कर रहा है ना, मॉनिटर की बात कर रहा है। अब वो बोल रहा है डिस्प्ले में छोटे चित्र, यानी कि छोटे छोटे चित्र की बात कर रहा है। अब क्या होता है कि एक डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। इन छोटे छोटे चित्र, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर ही वह चित्र बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, डॉट। ठीक है, आगे देखें क्या लिखा हुआ है। PERL का पूर्ण रूप है। अब इसका तो फुल फॉर्म में पता होना चाहिए था, तभी लगा पाते। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। हमें अगर ये पता होता तो हम लगा के आगे निकल जाते। लिखा हुआ है यदि किसी पेज को वर्टिकल ओरिएंटेशन में प्रिंट करना है, वर्टिकल यानी कि हमें ऐसे खड़े में प्रिंट करना है। लैंडस्केप ये होता है। लैंडस्केप कौन सा होता है, लैंडस्केप ऐसा पेज आए लेटा हुआ, जो खड़ा पेज आए ऐसा, वो होता है पोर्ट्रेट। तो हमें खड़े में ही प्रिंट करना है वर्टिकल में, तो पोर्ट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है क्या, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में फिशिंग क्या है। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में फिशिंग क्या है, आपको कई प्रतियां प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में फिनिशिंग क्या है, ये आपको कई प्रतियां प्रिंट करने की अनुमति देता है, और यह पृष्ठ के क्रम को सेट करने में सक्षम बनाता है। फिनिशिंग का मतलब ही होता है, फिनिशिंग नाम ही फिनिशिंग है। फिनिशिंग से हम काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। वही बात इसने कर दी हमसे। थोड़ी सी बस लैंग्वेज को इधर उधर कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन तो सरल ही होते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो एक थर्मल प्रिंटर है, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंट का एक उदाहरण अपना हो जाएगा। आगे देखें, सब चीज़ें ये बता चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका होता हूँ। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है अपन को, तो बस देखना है हाँ ये सही है। कोई गलत होता है तो मैं बता दूंगा। कम दूरी के लिए डेटा साझा यानी शेयर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कम दूरी के लिए तो हम ब्लूटूथ का यूज कर लेते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है और किसी चीज़ की। कितना सिंपल आंसर था, सैटेलाइट तो लगाए नहीं इतनी सी छोटी सी चीज़ में। लिखा है कि कौन सा सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है, कौन सा एक सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है। सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर अपना हो जाएगा बैंड प्रिंटर, जो अपना है ये एक सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भैया देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। अब MS वर्ड, MS पेंट, MS पावर पॉइंट, ये तो तीनों सॉफ्टवेयर हैं। वो हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो अपन बिना आंखें बंद करके भी लगा देते तो ड्रैगन फ्लाइट यही आंसर होता। अब भले ही हो ना हो हमें नहीं मालूम, लेकिन MS वाले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये तो। चलो आगे लिखा हुआ एक सामान CD में निम्नलिखित में किसका मतलब किसकी परत चढ़ी होती है। तो जो CD चमकती है आपने देखी होगी, उस पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ी रहती है। काहे की चमकती भी एल्यूमिनियम की वजह से ही है। कोई आपसे अगर ये पूछ ले वो किस प्लास्टिक की बनी होती है, तो उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। जो CD होती है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है, लेकिन चमकने के लिए उस पर ऊपर एक हम एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने आ चुका है। लिखा है कि किस मामले में डेटा के न्यूनतम रिडक्शन की आवश्यकता होती है। तो भैया चित्र संपीड़न, इमेज कंप्रेशन में हमें न्यूनतम रिडक्शन की आवश्यकता होती है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा JPEG संपीड़न कंप्रेशन का एक चरण नहीं है। तो भैया पिक्सल तीव्रता का संकलन, यह एक इसका एक चरण नहीं है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो भैया डिजिटल वाटरमार्क को प्रस्तुत नहीं किया जाता, बाकी सारी चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं। लिखा हुआ है अब ये तो कलर प्रिंटर, ये वो कलर इंकजेट कॉर्टेज में स्याही प्राथमिक वर्णक क्या है। हमने आपको फुल फॉर्म बताया था सियान का, SYAN, सियान एजेंट, सियान, मजेंटा,
येलो ब्लैक वही हो रहा है, ये सियान एजेंटा मेजेंटा हो गया और येलो ब्लैक, तो ये वही हमें यहाँ लगाना था, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसने हमसे RSS का फुल रूप पूछ लिया, फुल फॉर्म पूछ लिया हमसे इसने, काय का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसने हमसे फुल फॉर्म पूछा है RSS का। RSS का फुल फॉर्म होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रदाता नहीं है, यानी जो जो ईमेल से संबंधित नहीं है। जीमेल तो ईमेल से संबंधित होता ही है, आउटलुक भी ईमेल से संबंधित है, याहू भी ईमेल से संबंधित है, क्लोजर अपना ईमेल से संबंधित नहीं है। तो अपन इसको देखकर आगे निकल जाते। लिखा हुआ है कि परीक्षण केस की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन तकनीक का नाम बताएं। तो उसका तकनीक का नाम क्या है? उस तकनीक का नाम भैया है उत्परिवर्तन विश्लेषण, म्यूटेशन एनालिसिस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब आप ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पर कॉपी करना चाहते हैं, MS वर्ड में हम इसको करते हैं, एक जगह जैसी फॉर्मेटिंग है हम वैसे ही सेम दूसरी जगह करना चाहते हैं, तो उसमें हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। हमने आपको ये कई बार बताया है। फॉर्मेट प्रिंटर को अपन प्रॉपर्टी इनहेरिटर के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप हमसे जानते होंगे। अब ये लिखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही सरल आंसर, बेहयात क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। अब ये लिखा हुआ है कि जो टैग होता है, टैग HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत को दर्शाता है। तो HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत को दर्शाता है, टैग हम ऐसे लगाते हैं। ये अपन ना ऐसा टैग लगते हैं, दो ऐसे टैग लगेंगे, HTML लिखेंगे और इसको अपन बंद कर देते हैं। ऐसे HTML का टैग हम लगाते हैं। DCPD से आपने किया होगा तो आप इसको जान पा रहे होंगे। लिखा है CUI। अब CUI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए था। CUI और GUI हम दोनों आपको पढ़ा चुके थे, और CUI के लिए हमने एक और नाम बताया था आपको, ये तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो गया। हमने आपको CLI भी बताया था। CLI का मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं। पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर आप पढ़ के गए होते तो निश्चित पास होके आते। तो जिन लोगों ने पढ़ा है वह पास होके ही आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 1970 में एलन के ने डॉलर नामक एक पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा बनाई। उसका नाम क्या है? ये स्मॉल टॉक। तो एलन के ने ये स्मॉल टॉक भाषा बनाई थी, इनने इसका आविष्कार किया था। अब लिखा हुआ है कंप्यूटर केवल कौन सी भाषा समझ सकता है? हम हजार बार आपको समझा चुके हैं, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है, कुछ नहीं समझता कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज के अलावा। विंडो 10 में पुराने कंट्रोल पैनल का नवीन संस्करण क्या है? पुराने जो कंट्रोल पैनल आते थे, पुराने कंट्रोल पैनल का नवीनतम संस्करण में सेटिंग ऐप। अब सेटिंग करके वह ऐप आने लगा है। ठीक है, पहले कंट्रोल पैनल का नवीनतम हो गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 5वीं पीढ़ी से संबंधित है? तो कोबोल है नहीं, जावा है नहीं, बेसिक है नहीं। यही एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, लिस्ट प्रोग्रामिंग, इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं। ये क्या है? 5वीं पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। लिखा हुआ है हमारे सामने कि स्लेट भी कंप्यूटर, एक स्लेट प्रकार का एक स्लेट जो है, लिखा है कि डॉट स्लेट को कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो कौन सा है? वो iPad है, जिसको हम स्लेट कंप्यूटर भी कहते हैं, जिससे हम लिख पाते हैं। ये आपके सामने ये स्लेट ही है एक। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? कनेक्टिविटी है विशेषता, गतिशील और आत्म अनुकूलन भी है, और मापनीयता भी होनी चाहिए। तो ये तीनों सही हैं इंटरनेट के लिए, ये तीनों कथन हमारे सही हैं। आगे देखते हैं। प्रोग्राम एक सेट है। प्रोग्राम एक सेट है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमने आपको सॉफ्टवेयर जब पढ़ा रहे थे तब बताया था कि प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कई सारे प्रोग्राम मिलते हैं तब एक हम सॉफ्टवेयर का निर्माण कर पाते हैं। आगे देखें, कितना सरल क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताना था। व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, मैन लैन बैन का ये तो हम करेंगे नहीं।
कंप्यूटर जो भाषा है, कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी के स्ट्रक्चर एसक्यूएल का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा था। किसकी है ये एसक्यूएल? तो 4th जनरेशन लैंग्वेज की, हम ये भी आपको बता चुके हैं, इसमें कोई दोहराए की बात है नहीं। आगे देखते हैं, ये आस्की कोड के बारे में भी हमने आपको अवगत कराया था। ये आस्की कोड एक स्मॉल वाला भी होता है, एक ऐसा नॉर्मल वाला भी होता है, दोनों के बारे में हम बता चुके थे, फिर से बता देंगे, निश्चिंत रहें। ठीक है, तो आस्की कोड का इसका डायरेक्ट मान होता है 97। ये स्मॉल वाला ए है, कैपिटल वाला भी आता है एक। अब आपके सामने लिखा है कि द्विआधारी जो है, द्विआधारी मतलब कि बाइनरी टू ऑक्टल हमसे चेंज करने की बोल रहा है। किससे चेंज करने की बोल रहा है? बाइनरी टू ऑक्टल, यानी ये ऐसा बोल रहा है, ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल से हमसे वो पूछ रहा है। यहाँ ऐसे ब्रैकेट बंद करके यहाँ 8 लिखा होगा, यहाँ ये है। अब हमें इसको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम आपको बताते हैं, बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं 4 बार हमने 1 लिखे, 4 उसमें लिखे हुए हैं, हमें इसका 8 निकालना है ऑक्टल। देखो क्या होता है, कोई भी संख्या हो अगर इसके पीछे 0 बढ़ाओगे यहाँ तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर शुरुआत में 0 बढ़ा दोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 3-3 के पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि हमें ऑक्टल में 3-3 के पेयर बना के उनके ऊपर 421 लिख दो और फिर से 421 लिख दो, लिख दिया। अब जिनकी 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, अब वैल्यू किसकी है? 1 की। 1 के ऊपर क्या लिखा? 1, तो 1 लिख दो। अब इनमें देखो कहीं 0 तो नहीं है ना, 1 1 ही है, यानी इन तीनों को प्लस कर दो, 4 2 6 1 7 17 आंसर आ गया। देख लो आपके सामने ये है 17 आंसर। कोई दिक्कत आई क्या? ये हमारे नज़रिए से है। अब इसको क्या होता है, कई लोग बहुत डीपली बताएंगे, नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स से हमें करना है। कहीं हम इनको बहुत बड़ा कंप्यूटर टीचर नहीं बनना है, हमें बस आंसर निकालना आना चाहिए, वो अपन ने निकाल लिए। इस तरीके से ही मैं आपको बाइनरी जो है बहुत ही आराम से निकलवाना सिखा दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आगे देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फॉर्मूला, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फॉर्मूला D1 से D6 तक के न्यूनतम मान का पता लगाएगा। अब देखो ये मिनिमम, अब क्या न्यूनतम मान का पता लगाना है। एक्सेल फॉर्मूला जब भी शुरू होता है तो शुरुआत बराबर से होती है, इसमें बराबर नहीं है, और ये दूसरे नंबर वाले में बराबर है ही नहीं। दूसरी बात, पूरा हम फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में ही लिखते हैं, बराबर MIN, और हमारा काम हो जाता है। आगे देखिए, ठीक है, तो MIN शॉर्ट में लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है 47 नंबर पर। 47 नंबर पर लिखा हुआ है कि DBMS के संबंध में डेटा मतिहीनता यानी कि एब्स्ट्रैक्शन का न्यूनतम स्तर क्या है। तो भैया वो फिजिकल हो गया अपना, क्या हो गया? फिजिकल। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ये 14 हो गया ना अपना, 48 ये है। 48 क्या लिखा हुआ है? 48 में लिखा हुआ है, डॉट तालिकाओं का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़ी तालिका में डेटा को सारांशित या विश्लेषण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो पाइवट टेबल का यूज हम इसमें करते हैं, हम आपको बता चुके थे 1 लाइन में ही। कोबोल का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, कोबोल का फुल फॉर्म अगर हमें पता होता तो अपन लगा देते, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गया। कितनी सरल बात थी। ये आ गया देखो कैपिटल वाला लेटर, ये हमसे 9 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 9 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 57। 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 की वैल्यू हो जाती है 57, ठीक है। अब आगे देखता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह केवल उच्च स्तरीय भाषा को ही समझ सकता है, यह कथन गलत है भाई। आगे देखते हैं 52 नंबर क्या लिखा हुआ है, वेब इंटरनेट अनुप्रयोग के लिए, वेब इंटरनेट अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुकूल है? इंटरनेट पर हम जावा का ही यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए अनुकूल है। और धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना किया करें, ठीक है, जो भी दिक्कत है उसको बताया करें, क्लियर करें, ठीक है। और अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। अपन अब अगली क्लास में दूसरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर अपनी क्लासेस चालू हो जाएंगी दोबारा से। मेरा यही हमेशा का रहता है, जो पेपर आया है पहले उसको सॉल्व कराओ, फिर आगे की क्लासें चालू करो, जिससे कि जो नया चीज़ आई है उसमें कुछ उसको हम आगे आपको समझा सकें, ठीक है। तो अभी यही आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। धन्यवाद।